तो प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, अगर माँ अपने बेटे का ध्यान रख सकती है तो वो ही माँ अपनी बहू का ध्यान क्यों नहीं रख सकती। बहू का ध्यान रखना भी उसी माँ का फर्ज बनता है। आज की साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, निवेदिता का मायका और ससुराल एक ही शहर में था। तो निवेदिता ने एक दिन अपनी सास को कहा, माँ जी, मैं बाज़ार जा रही हूँ, वहाँ से थोड़ी देर के लिए मैं मेरे मायके में भी चली जाऊँगी। निवेदिता की सास कहने लगी, ठीक है बहू, ध्यान से जाना। जब भी निवेदिता का मन करता था तो वो अपने मायके में हो आती थी। लेकिन इधर निवेदिता के बेटे की परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए काफ़ी दिनों से वो मायके नहीं जा पाई थी। वैसे भी मायके में निवेदिता की नई नवेली भाभी आई थी। भाभी के आने के बाद निवेदिता को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि ना जाने उसकी भाभी तारा उसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करती होगी या नहीं। फ़ोन पर तो निवेदिता को सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन निवेदिता को लगता था मेरी माँ भोली भाली है, कहीं नए ज़माने की तेज बहू मेरी माँ के भोलेपन का फ़ायदा ना उठाने लगी। निवेदिता ने घर पहुँचने से पहले अपनी भाभी को फ़ोन किया, लेकिन उसकी भाभी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसीलिए वो झुंझला उठी और सोचने लगी, देखो अभी तो मेरी भाभी को ससुराल में आए हुए 1 महीना भी नहीं बीता, अभी से ही इतने नखरे दिखाने लगी हैं, मेरा फ़ोन तक नहीं उठाती। जाकर देखती हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा काम कर रही हैं। इधर निवेदिता की भाभी तारा अपने कमरे में सोई हुई थी। उसका फ़ोन साइलेंट मोड पर था, इसीलिए वो फ़ोन नहीं उठा पाई। दोपहर के 1 बजे तारा की नींद खुली। दवाओं के असर से वो सो रही थी और पूरे घर में खाने की महक आ रही थी। खाने की महक से तारा के मुंह में पानी आ गया। वो धीरे से उठकर घर के आंगन में आई और रसोई के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। तारा अपनी सास को कहने लगी, माँ जी, खाना बन गया है या मैं कुछ मदद कर दूँ। तो इस पर निवेदिता की माँ यानी कि तारा की सास अनीता जी ने कहा, नहीं, तुम जाकर आराम से बैठो, मैं अभी आती हूँ, खाना तो तैयार हो ही गया है। तारा जाकर बैठ गई और अपना फ़ोन उठाकर अपनी माँ को मैसेज करने लगी कि अब उसकी हालत थोड़ी ठीक है। उसी समय तारा की ननद निवेदिता घर के अंदर आ गई। अपनी भाभी को आंगन में बैठा देखकर वो बोल पड़ी, क्या बात है भाभी, आज तो सुबह से आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। तारा कहने लगी, दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फ़ोन साइलेंट मोड पर रख कर मैं सो गई थी, अभी अभी मैंने फ़ोन उठाया है। तभी अनीता जी रसोई से हाथ पोंछते हुए हॉल में आ गई और कहने लगी, बहू खाना तो तैयार हो गया है, क्या तुम्हें मैं खाने के लिए दे दूँ। तभी अनीता जी अपनी बेटी निवेदिता को देखकर खुश हो गई। कहने लगी, अरे तुम यहाँ कैसे, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई। अभी बहू के कहने पर मैंने राजमा चावल बनाए हैं, तुम भी खाकर ही जाना। ये सुनते ही निवेदिता का गुस्सा बढ़ गया। वो कहने लगी, भाभी के रहते हुए आप इतनी देर तक रसोई में खड़े होकर काम क्यों कर रही थी, और अब ये भाभी आपसे फरमाइश भी करने लगी हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तारा कहने लगी, दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए। निवेदिता बीच में ही बात काट कर बोल पड़ी, थोड़ा सा बीमार क्या हो गई, तुमने तो मेरी माँ को नौकरानी बना दिया, क्या मेरी माँ से ही सारा काम करवाओगी। बीमारी में मेरी माँ के सामने इतने नखरे दिखाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी ये आपकी माँ नहीं सास है। ननद की बातें सुनकर तारा की आंखों में आंसू ही आ गए। फिर अनीता जी ने कड़क आवाज़ में कहा, निवेदिता तुम ये क्या बोल रही हो, ये तुम्हारी भाभी है, इस घर की बहू है, क्या भाभी से बात करने का ये तरीका होता है, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। निवेदिता गुस्से में बोल पड़ी, माँ तुम अपनी बहू का पक्ष लेकर अपनी बेटी से इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो, आखिर मैंने गलत क्या कहा है, मैं तो तुम्हारे ही पक्ष में बोल रही हूँ। अरे ये बिस्तर पकड़ कर बैठी रहेगी और तुम इसकी फरमाइश पर रसोई में लगी रहोगी, तो क्या मैं कुछ भी ना बोलूं। अनीता जी समझ गई कि उनकी बेटी अभी गुस्से में है, इसीलिए उन्होंने बेटी को कहा, रुको निवेदिता, गुस्से में तुम यूं ही बोलती जाओगी तो अर्थ का अनर्थ निकल कर सामने आ जाएगा।
पहले शांत हो जाओ, पानी पियो और आराम से बात करो। निवेदिता अपना पर्स सोफे पर फेंकते हुए बोली, आराम से क्या बात करूँ माँ? ये यहाँ आराम से बैठी है और आप रसोई में लगी हो। आपके घुटनों में इतना दर्द रहता है, फिर भी इन्होंने आपको रसोई में खड़ा कर रखा है। मुझे तो गुस्सा आ ही जाएगा। इसी तरह से आप हमेशा घर की बहू से दब कर रहोगी तो बुढ़ापे में ये तुम्हें जीने नहीं देंगी। बुढ़ापे में ये आपके सर पर सवार रहेंगी। ये सुनते ही तारा की आंखों से तो आंसू बहने लगे। वो तो अपनी सास और ननद का बहुत मान सम्मान करती थी और हमेशा ही अपनी सास का ध्यान रखने की कोशिश करती थी, लेकिन आज बेचारी की तबीयत खराब होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रही थी। ऊपर से अनीता जी ने खुद ही तारा को कहा था कि उसके क्या खाने की इच्छा हो रही है। तभी तारा ने कह दिया था कि उसका राजमा चावल खाने का मन है, क्योंकि आज तारा को अपनी माँ की याद आ गई थी। उसकी जब भी तबीयत खराब होती थी और उसका मुंह का स्वाद खराब होता था तो वो अपनी माँ से हमेशा राजमा चावल बनवा कर खाया करती थी। उसे लगा कि शायद आज भी वो ही खाने के बाद उसके मुंह का स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए उसने तो बड़े प्यार और सहज भाव से सास को कह दिया कि राजमा चावल बना दीजिए। लेकिन तारा को यह नहीं मालूम था कि माँ और सास में क्या फ़र्क होता है। माँ को तो हम अपनी सारी फरमाइशें खुलकर कह देते हैं, लेकिन सास के सामने हमेशा मुंह बंद करके ही रखना चाहिए। तारा का मन भारी हो गया। वो निवेदिता के आगे हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। तभी अनीता जी ने तारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, रुको, तुम निवेदिता से माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर अनीता जी ने निवेदिता की ओर देखते हुए कहा, देखो निवेदिता, तुम्हारी भाभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रही है। इसकी तबीयत खराब थी तो मैंने ही इसको आकर पूछा कि इसका क्या खाने का मन कर रहा है, और इसने कह दिया कि इसे राजमा चावल खाने हैं। और राजमा चावल बनाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। वैसे भी मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। और एक बात बिल्कुल मत भूलना, अभी 1 महीने पहले ही जब तुम्हारी भाभी नहीं आई थी तब भी घर का सारा काम मैं ही करती थी, खाना भी बनाती थी। अगर मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए 2 समय का खाना बना सकती हूँ तो बहू के आने के बाद मैं इसके लिए भी खाना तो बना ही सकती हूँ ना। इसमें इतना शोर मचाने वाली कौन सी बात है। और हाँ, जब ससुराल में तुम्हारी तबीयत खराब होती होगी तब तुम्हारी सास और ननद भी तो तुम्हारी मदद करती होंगी। तब तो तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा। उस समय तो तुम खुद फ़ोन करके मेरे सामने अपनी सास और ननद की तारीफ़ें करती हो। उसी तरह से अगर मैंने भी अपनी बहू का ध्यान रख लिया तो इसमें क्या गलत कर दिया। अब निवेदिता को बात समझ में आ गई। वो ज़रा नरम स्वर में बोली, ठीक है माँ, लेकिन तुम्हारे घुटनों का दर्द उसका क्या? अनीता जी हंसते हुए बोली, अरे बेटा, घुटनों का दर्द तो बहू के आने के बाद बहुत कम हो गया है। ये हर रोज़ तेल मालिश करती है, दवाई खिलाती है और लगाती भी है। इसने तो मुझे दूसरे डॉक्टर से दिखाकर एक्सरसाइज भी शुरू करवा दी है, और अब तो मेरे घुटनों में दर्द ना के बराबर है। बहू ने मेरा ध्यान रखा, तभी तो आज इसकी बीमारी के समय मैं इसका ध्यान रखने के लायक बन पाई हूँ। और आज मैं इसका ध्यान रखूँगी तो कल को ये मेरा ध्यान रखने के लायक बन जाएगी। और वैसे भी इसी को ही तो परिवार कहा जाता है। परिवार में ऐसे ही तो रहा जाता है कि जब किसी को कोई समस्या हो और दूसरे को उसके लिए खड़ा होना पड़े तो वो इंसान उसकी मदद कर सके, तभी दूसरे की समस्या में सामने वाला व्यक्ति भी उसकी मदद करता है। अगर हम किसी एक से ही सारी उम्मीद रखेंगे और उम्मीदों का सारा बोझ एक के ऊपर डाल देंगे तो वो अकेला बेचारा कब तक जिम्मेदारियां उठा पाएगा। तो ये सुनकर निवेदिता को अपनी कही हुई बातों पर बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। उसने धीरे से अपनी भाभी के पास बैठते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना भाभी। मैंने सोचा कि आप बीमार पड़ने पर मेरी माँ से काम करवा रही हो और आप अपनी सास के प्रति लापरवाह हो गई हो, लेकिन मैं ही गलत थी। मुझे पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए थी, तभी कुछ कहना चाहिए था। तारा की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी तारा बहुत अच्छी लड़की थी, कहने लगी, दीदी कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी हो गई थी, लेकिन मैं ये देखकर खुश हूँ कि मुझे तो इतना प्यार करने वाली सास मिली है जो मेरी बीमारी के समय मेरा ध्यान रखती हैं। मेरी सास तो अच्छी है ही और साथ के साथ मेरी ननद भी बहुत समझदार है, यानी किया। इतना कहकर तारा ने निवेदिता को गले से लगा लिया और अपनी सास अनीता जी की तरफ तारा आभार भरी नज़रों से देखने लगी।
अनीता जी सुकून से भर गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को रिश्तों में कड़वाहट घोलने से रोक लिया था। साथ संगत जी, अब वैसे तो कहा जाता है कि एक माँ की ममता में बहुत ताकत होती है। वो माँ अपनी बीमारी में भी अपने बच्चों के लिए उठ खड़ी होती है। तो अगर वही माँ बहू के आ जाने के बाद बहू की बीमारी के समय अगर बहू के लिए थोड़ा बहुत काम कर भी लेती है, तो इसके लिए किसी तीसरे इंसान को ज़्यादा शोर मचाने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर एक माँ अपने बेटे का ध्यान रख सकती है, अपने बेटे के लिए खाना बना सकती है, तो वो ही माँ शादी के बाद अपनी बहू के लिए खाना क्यों नहीं बना सकती, और वो भी जब उनकी बहू बीमार हो, बहू की तबीयत खराब हो। तो साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या अनीता जी ने अपनी बीमार बहू के लिए उसकी पसंद का खाना बनाकर सही किया, या उन्हें अपनी बहू से ही खाना बनवाना चाहिए था। आपकी जो भी राय होगी कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। साथ ही अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।